प्यारे बच्चों, लक्ष्य कोर्स भोजपुर के माध्यम से आज हम वास्तविक संख्या के चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण चीज प्रमेय बताने जा रहे हैं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है? इस प्रमेय को समझने से पहले भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी कर लेना जरूरी है। ये प्रमेय कहता क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी संयुक्त संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना कहते हैं तो उसे गुणनखंडन भी कहते हैं, किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है, अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इससे पहले अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा हम संक्षेप में जाकर पूर्व क्लास में अध्ययन करना था। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा हम परिचय दे रहे हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक को अभाज्य संख्या कहलाता है, न दो से ज़्यादा न दो से कम, या केवल दो अपवर्तक होना चाहिए। अब अपवर्तक क्या चीज होता है? अपवर्तक किसी संख्या का अपवर्तक वे सभी संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्ण विभाजित करें। जैसे 2 का अपवर्तक 1 और 2, 3 का अपवर्तक 1 और 3, 5 का अपवर्तक 1 और 5, 7 का अपवर्तक 1 और 7। ये चारों संख्या को हम देख रहे हैं केवल 2 ही अपवर्तक प्राप्त हो रहे हैं, केवल 2 अपवर्तक होते हैं। तो इस तरह से ये चारों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब इस तरह से कौन कौन सी संख्या है जिसका केवल 2 अपवर्तक प्राप्त होते हैं, वे सभी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इत्यादि सभी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब इसके बाद भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, इसके अतिरिक्त वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक हो, वे भाज्य संख्या संयुक्त संख्या कहलाएंगे। इसका जो 2 से ज्यादा अपवर्तक, जैसे 4 का अपवर्तक 1, 2, 4, 6 का अपवर्तक 1, 2, 3, 6, 8 का अपवर्तक 1, 2, 4, 8, 9 का अपवर्तक 1, 3 और 9। इस तरह से ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या अर्थात संयुक्त संख्या कहते हैं। अब एक के बारे में जो होता है हमें कि एक का अपवर्तक यदि हम लिखना चाहें, एक का अपवर्तक केवल 1 होता है, इसलिए एक न तो भाज्य संख्या में आता है न अभाज्य संख्या में। एक न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, इसलिए कि इसका अपवर्तक एक ही होता है। ऐसा से हम क्या देखें कि जिनका अपवर्तक केवल 2 हो वो अभाज्य संख्या कहलाएंगे, जिनका अपवर्तक 2 से ज्यादा हो वो भाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या कहलाएंगे। अब हम कुछ भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे 4 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2, 6 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, 4 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 10 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 5, 36 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 88 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। अब भाज्य गुणनखंड होता क्या है?
किसी संख्या का वह गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में होते हैं, वे अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। इस चार का जो अभाज्य गुणनखंड हम निकाले, तो इसमें जो गुणनखंड के रूप में प्राप्त किए केवल दो और दो, ये दोनों अभाज्य संख्या है। यहाँ 6 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर रहे हैं तो 2 गुना 3 दोनों अभाज्य संख्या है। यानी गुणनखंड के रूप में केवल अभाज्य संख्या होगा तभी अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। हम थोड़ा देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते कैसे हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, तब 3, तब 5, तब 7, तब 11, तब 13, तब 19, इस तरह से क्रम अभाज्य संख्या का बढ़ते जाता है। तो किसी संख्या को सबसे पहले हम 2 से घटाने का प्रयास करते हैं। 2 से जब तक कटते जाता है तब तक घटा दिए जाते हैं। 2 के बाद 3 से प्रयास करते हैं, 3 के बाद 5 से प्रयास करते हैं, 5 के बाद 7 से प्रयास करते हैं, 7 के बाद 11 से प्रयास करते हैं, इस तरह 13, 17, 19 इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ 4 का अभाज्य गुणनखंड के लिए 4 को 2 से घटाए 2 गुना 2, 6 को घटाए 2 गुना 3, 8 को 2 से घटाए 4, फिर 4 को 2 से घटाए 2, फिर 36 को अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 से घटाए 18, 18 को 2 से घटाए 9, 9 को 3 से घटाए 3। लास्ट में यानी करते करते अंतिम अभाज्य संख्या आ जाना चाहिए। इसके बाद 88 का 2 से घटाए 44, 44 2 से घटाए 22, 22 को 2 से घटाए 11, यहाँ 11 अभाज्य संख्या प्राप्त हो गया। तो हमको कैसे लिखिएगा 88 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। यहाँ 36 का क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये लिखा हुआ है। 8 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। इसी तरह से हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। अब रहा थोड़ा सा हम कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। तो मान लीजिए कोई संख्या 16 हम लेते हैं, तो 16 का गुणनखंड 8 गुना 2 और 4 गुना 4, ये गुणनखंड कहलाएगा, न कि अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। और इसी गुणनखंड को, गुणनखंड का मतलब होता है केवल गुना का खंड के रूप में खंडित कर देना। और इसी गुणनखंड को जब अभाज्य संख्या के रूप में हम प्राप्त करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हुआ। अब हम इस अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यानी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनखंड में प्राप्त करने की सहायता से हम 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक प्राप्त करेंगे, यानी HCF और LCM प्राप्त करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF यानी महत्तम समापवर्तक तथा LCM लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 10, 15 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है हमें। तो करेंगे क्या कि तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ 10 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए 2 से घटाएंगे 5, ये हमारा हुआ 2 गुना 5। ऐसे ही 15 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए 2 से कटेंगे नहीं 15, 3 से देखेंगे इसलिए कि 2 अभाज्य संख्या के बाद अगला अभाज्य संख्या 3 आता है, तो 3 से देखेंगे 3 5 15। ऐसे 20 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए 2 से घटाए 10 आया, फिर 2 से घटाया 5। ये 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5, 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 हुआ। यहाँ हम 10 का अभाज्य गुणनखंड लिख दिए 2 गुना 5, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 और 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5। यहाँ हम तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। इसके बाद हम HCF कैसे प्राप्त करेंगे, तो तीनों में देखेंगे कि तीनों गुणनखंड में कौन शामिल है, कौन कॉमन है।
यहाँ 2 1 है, यहाँ 2 इसमें नहीं है, और इसमें 2 2 है, लेकिन 5 इसमें भी है, इसमें भी है। तो 10 15 और 20 का HCF हो गया 5, यानी महत्तम समवर्तक हो गया 5। इसलिए 5 तीनों एक ही 5 तीनों में शामिल है, तो महत्तम हो गया 5। और लघुत्तम के लिए ऐसा करते हैं कि तीनों में जो शामिल हो निकाल लेते हैं पहले, और उसका महत्तम घात निकालते हैं। जैसे इसमें 2 1 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 2 है, एक भी छूटना नहीं चाहिए लघुत्तम के लिए। तो सबसे ज़्यादा 2 कितना हुआ? 2 हुआ। ये 2 2 ले लिए, इसके बाद 3 ले लिए, और इसमें 5 तीनों में है, तो तीनों 5 के लिए एक ही 5 लेंगे। तो इस तरह से 2 2 को प्राप्त हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ। 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5, यानी 4 गुना 3 गुना 5, यानी चलिए 12 12 5 60 ही हमारा लघुत्तम हुआ। महत्तम और लघुत्तम में यही तरह का भाग गुण पहले कर देते हैं, जो तीनों में शामिल होता है उसे हम निकाल लेते हैं, वो महत्तम हो जाता है। और लघुत्तम के लिए सभी जो कॉमन होता है उसके लिए एक बार लिखते हैं, और कोई भी छूटे नहीं, सबको संबद्ध कर देते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि HCF क्या होता है? संख्याओं में प्रत्येक उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, यहाँ देखिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। यहाँ उभयनिष्ठ क्या? उभयनिष्ठ 5 है, और छोटी घात क्या है कि 5 के पावर 1, तीनों में एक ही 5 है, इसलिए 5 HCF हो गया। और LCM के लिए संख्याओं में संबद्ध, यहाँ उभयनिष्ठ और संबद्ध दोनों शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। संख्याओं में संबद्ध, यानी संबद्ध मतलब जो तीनों में दिखे, तीनों में कोई भी छूटना नहीं चाहिए, तीनों से संबंधित हो। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड। यहाँ देखिए, यहाँ 2 2 है, यहाँ 2 इसमें नहीं है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 2 लेंगे। यहाँ 3 के, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, 3 के पावर 1 यहाँ है, तो यहाँ 3 के पावर 1 यानी 3 लेंगे। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 लेंगे। इस तरह से LCM 7 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 96 और 104 के, जैसे HCF और LCM याद करना है। तो 96 का भाग गुण कर दिए। यहाँ 96 का भाग गुण करने के लिए सबसे पहले अभाज्य, जबकि हम बताए पूर्व में कि अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले हम 2 से काटाते हैं, 2 के बाद 3 से देखेंगे, 3 के बाद कटना बंद हो जाएगा, तब 5 से देखेंगे, 5 के बाद 7 से देखेंगे, ऐसे अग्रसर होते जाएंगे। तो 96 को 2 से कट रहा है 48, 48 को 2 से कट रहा है 24, 24 को 2 से कट रहा है 12, 12 को 2 से कट रहा है 6, 6 को 2 से कट रहा है। तो हमारा भाग गुण प्राप्त हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 96 का भाग गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 के पावर 5 गुना 3। 404 का भाग गुणनखंड यहाँ निकाले हैं 2 गुना 2 गुना 101, यानी 2 के पावर 2 गुना 101। अब HCF क्या होगा? यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि घनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। यहाँ घनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड दोनों में है, छोटी घात यहाँ 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 2 है, तो छोटी घात हुआ 2 का पावर 2। HCF बराबर 2 का पावर 2 बराबर 2 गुना 2 बराबर 4, यानी दोनों में 2 ही 2 शामिल है। और LCM होगा महत्तम घात की, यहाँ बड़ी घात, यहाँ 2 का पावर 2 और 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 हो जाएगा यहाँ, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 101 हो जाएगा। ये को छूटना नहीं चाहिए। 2 का पावर 5 गुना 32 गुना 3 गुना 101, तो 32 या 96 गुना 1, 96 ये हमारा LCM हुआ। एक दूसरे विधि से भी हम LCM, जब 2 संख्याओं का HCF ज्ञात हो
तो दूसरे विधि से भी तुरंत एलसीएम हम गणना कर सकते हैं। कैसे कि एलसीएम बराबर होगा, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ का और एलसीएम का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एलसीएम बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो ये होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 96 गुना 404 बटा एचसीएफ हुआ 4 एचसीएफ निकला हुआ है, एचसीएफ का 4 निकला हुआ है। तो 96 गुना 404 बटा 4 ये कट के 101 मर्द में 404 4 से कटा 101 तो 96 गुना 101 या 96 गुना 1 कमान किया तो 96 से 96 है या 96 से 96 इस तरह से किया गया है।